हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड आई वेलकम यू ऑल on this particular channel, and this channel is dedicated for all ISC class 11th and 12th students, and today we will be completing application of calculus in commerce and economics, which is a part of section C. We have already completed linear programming problem और मैंने एक playlist बना दी है by the name of section C 2025-26, जिसमें आपको section C के सारे one shot videos मिल जाएंगे तीनों ही chapters के। तो अगर आपने अभी तक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेक्शन सी के 15 नंबर है ये आपके जेब में है, आपके हाथ में है, आराम से आप इसको सिक्योर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल विच इज बाय द नेम ऑफ माहेश्वरी क्लासेस। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अभ्यास शीट्स मिल जाएंगी। ये वो अभ्यास शीट हैं जो आप को प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगी। तो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन डाउनलोड दीज अभ्यास शीट्स एंड रिवाइज द चैप्टर, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। और अगर आपने ये पर्टिकुलर वीडियो देख लिया, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और ये पर्टिकुलर शीट ऑफ क्वेश्चंस लगा लिए, तो इसके बाद आपको कुछ और नहीं करना है। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, कुछ भी नहीं करना रहेगा। इसके बाद आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अभी हमारे 3 कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे लाइव चल रहे हैं। 2 कोर्सेज जो हैं वो हैं आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो एक कोर्स है जिसका नाम है अभियान अकेडमिक्स, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं एज पर आईएससी 2026 सिलेबस। तीनों ही के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। बुक्स जो है वो आपके घर पे पहुंचाई जा रही हैं, हमारे गेस्ट पेपर्स, सैंपल पेपर्स भी आपके घर पे पहुंचाए जा रहे हैं, ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और ये लाइव क्लासेस हैं, इसमें आपको कोई डाउट आता है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो तुरंत के तुरंत वो सॉल्व हो जाती है। एक और कोर्स है विच इज़ फॉर स्टूडेंट्स जिनके पास ऑप्शनल में मैथमेटिक्स है सब्जेक्ट। तो अगर आप कॉमर्स के हैं या अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं और आपके पास ऑप्शनल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, सो अभियान मैथमेटिक्स इज द कोर्स इन विच यू कैन एनरोल। अगेन इसमें मैं ही पढ़ा रहा हूं, लाइव क्लासेस हो रही है, सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं, बुक आपके घर पे पहुंचाई जा रही है, सब कुछ वही है, सेम टू सेम है। इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर, आइदर एज अ डेक ऑफिसर और एज एन इंजन ऑफिसर, देन वी हैव अनदर कोर्स विच इज बाय द नेम ऑफ IMU CT 2026, जिसमें हम क्लास 12 की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, PCM की, हम इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं मर्चेंट नेवी की, हम स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, और हम IMU CT 2026 की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारी चीजें हम लोग साथ साथ कवर करा रहे हैं। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स को भी ज्वाइन करना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास। और इस क्लास को आखिरी में खत्म कर देंगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के लिए जिनको सेक्शन सी में डर लगता है या नहीं कर सकते या दिक्कत आ रही है। प्लस अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है या कंटेंट है जो चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पे डाल दूं, कवर कर दूं, तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मैं आपके जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसको नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर टुडे विच इज एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ये सेक्शन सी का चैप्टर है, और ये जो सेक्शन सी का चैप्टर है ना भाई, ये बिल्कुल लोलू चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। और ये चैप्टर्स उन लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा जिनको बेसिक डिफरेंशिएशन समझ में आता है, जिनको बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आता है। सो ये बेसिक वाला ही चैप्टर है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, kindly do section C in your upcoming boards, pre-boards, upcoming second half yearly examinations, because ये जो 15 नंबर सेक्शन C के ना भाई, ये मुफ्त के हैं, फ्री बिल्कुल फ्री हैं। सो ये मुफ्त के 15 नंबर हैं, इनको आप बटोर लीजिए, ये आपकी परसेंटेज को इंक्रीज कर देगा। और आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि PCM में 60 चाहिए या 75 चाहिए या 70 चाहिए, तो वहां पे आपके ये परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई नो जो बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, स्टेम कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए वेक्टर्स करना, 3D करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं कराऊंगा। लेकिन उसके वो करना इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा दूंगा, वो आप कर लीजिएगा, लेकिन पेपर में यही अटेम्प्ट करके आइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेक्शन सी में ज़्यादा नंबर बटोर पाओगे ईजिली, आसानी से, बिना किसी दिमाग को ज़्यादा लगाए। ठीक है, चलिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास।
तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यही सेम चैप्टर अप्लाइड मैथ्स में भी आता है। जो क्लास 12th में है अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें सेम टू सेम ये पर्टिकुलर चैप्टर आता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों के लिए भी ये चैप्टर बढ़िया है, बेहतरीन है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे आती हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये चैप्टर बेकार है, दो कौड़ी का है, और साइंस वालों को समझने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि कॉमर्स वालों को ये सारी चीजें समझ में आती हैं। राइट तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी यहां पे जो आती है दैट इज कॉस्ट फंक्शन। व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? सो कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? सो कॉस्ट फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो फंक्शन हमको किसी चीज को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल कल 9 सितंबर था और 9 सितंबर को हमेशा की तरह एप्पल वाले जो हैं वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नई आई वॉच, नया एप्पल फ़ोन 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, वो सारी चीज़ें आई हैं। तो हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल में आज हम लोग एप्पल के एग्जाम्पल के साथ इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? सो लेट्स से अगर हम बोले कि आईफोन 17 प्रो को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है उसको अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से एक मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में बताना चाहें, लिखना चाहें, सो दैट विल बी नोन एज अ कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है किसी भी आइटम को प्रोड्यूस करने में जो खर्चे आ रहे हैं उन खर्चों को अगर हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे, एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे, सो दैट इज नोन एज अ कॉस्ट फंक्शन। नाउ दिस कॉस्ट फंक्शन इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें पहला आता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा आता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? सो अगर हमारा कॉस्ट फंक्शन c ऑफ x है, जहां पे x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू काइंडली टेक आउट योर पेन पेपर पेंसिल एंड इसको साथ साथ लिखते जाइए जो जो मैं बता रहा हूं। बाकी मैं इसके नोट्स तो दे ही दूंगा जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट तब भी लिखते जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो जितने आईफोन 17 प्रो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है, that is denoted by x. Now cx is cost function. Cost function is actually equal to the fixed cost plus the variable cost. ये होता है आपका cost function. अब क्वेश्चन आता है यहां से कि सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? तो इसको समझने के लिए अगेन समझते हैं, जब एप्पल की फैक्ट्री लगती है या लगाई गई होगी तो उस समय एप्पल ने डेफिनेटली कैलिफोर्निया में कुछ पर्टिकुलर जगह खरीदी होगी। वो जो जगह खरीदी होगी, वो जो लैंड परचेज की होगी, वो लैंड क्या एप्पल हर साल या हर महीने खरीदता है? नहीं, वो लैंड जो है वो एप्पल ने एक बार खरीदी होगी और उसके बाद उस पर फैक्ट्री लगाई, उस पर अपना ऑफिस बनाया और उस पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। सो ये जो लैंड का पैसा दिया एक बार, वन टाइम, दैट इज नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट। उसी को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। सिमिलरली जो मशीनरी लगी होगी, उस मशीनरी को परचेस करने में जितना पैसा लगा होगा, अगेन दैट पैसा कम्स अंडर फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि मशीन एक बार खरीदनी पड़ती है, मशीन बार बार नहीं खरीदनी पड़ती, डेली नहीं खरीदनी पड़ती। तो ये भी हो गया आपका क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर फैक्ट्री लगाई होगी, उस फैक्ट्री को बनाने में जो कॉस्ट लगी होगी, अगेन दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। वो एक ही बार लगती है, उसके बाद वो बार बार नहीं लगती है। हाँ, मेंटेनेंस होता रहता है लेकिन वो कॉस्ट एक बार लगती है, दोबारा नहीं लगती। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट। लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो आपकी वेरी करती है विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मतलब अगर ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर कम प्रोड्यूस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लेबर, अब हम लेबर का जो पैसा देंगे वो लेबर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और लेबर बढ़ाने से क्या होगा? लेबर बढ़ाने से हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। सो द कॉस्ट गिवन टू लेबर इज नोन एज, कम्स अंडर वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली रॉ मटेरियल, अब
रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है आईफोन्स को बनाने के लिए, जिसमें ग्लास भी होगा, जिसमें टाइटेनियम का कवर भी होगा, जिसमें सिलिकॉन की चिप्स भी होंगी, तो वो जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लग रही है, दैट आल्सो कम्स अंडर वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा रॉ मटेरियल लगाओगे तो आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, आप कम रॉ मटेरियल लगाओगे तो आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, दिस वेरीज विद द production. So as you increase the production, the cost, the variable cost will also increase. If you decrease the production, variable cost will decrease. Whereas fixed cost एक ऐसी cost है जो हमेशा लगनी ही लगनी है, एक बार लग गई उसके बाद दोबारा वो नहीं लगेगी। क्या ये सबको क्लियर है? Is this clear to each and every one of you? If yes, then please note it down. If no, then please note it down. दोबारा से, और कुछ ऑप्शन नहीं है तो इसको लिख लीजिए और बताइए क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। सो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डिमांड फंक्शन। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन क्या होता है? सो डिमांड फंक्शन जो होता है ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन द प्राइस पर यूनिट एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप निकल के आता है, जो एक फंक्शन इन दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करता है, दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज अ डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन कैन बी प्राइस पर यूनिट इक्वेटिंग विद the number of units demanded. So let's say 2x square minus 3x plus 5, इस तरीके का डिमांड फंक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो डिमांड फंक्शन है इसमें प्राइस पर यूनिट, मतलब एक यूनिट की जो प्राइस है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, राइट। तो कोई चीज की जो डिमांड होती है ना, वो प्राइस पे निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन का ही अगर एग्जांपल ले, तो जो आईफोन होते हैं वो बहुत महंगे महंगे होते हैं, तो जैसे ही आईफोन को सस्ता कर दिया जाता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल इस बार आईफोन ने एयर निकाला, आईफोन एयर, तो आईफोन एयर जो निकाला उस एयर की कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर दिया, उसमें कैमरा थोड़ा सा कम कर दिया, बेसिक चीजें कम कर दी, बाकी सारी चीजें वही है, नया मॉडल निकाल दिया एयर का। तो एयर में जैसे ही प्राइस कम किया, उसकी यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड विल बी मोर। तो वो लोग जो प्रो नहीं अफोर्ड कर सकते, प्रो मैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, या 17 अफोर्ड नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली एयर पे चले जाएंगे। तो जो लोग को सैमसंग या बाकी की किसी और ब्रांड पे जाना था उसी प्राइस रेंज पे, तो वो इस पर्टिकुलर आईफोन एयर पे चले जाएंगे। तो यहां पे क्या पता चला? यहां पे ये पता चला कि जो नंबर जो प्राइस है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। सो प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। वाइस वर्सा का मतलब है कि जो आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड है, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो। तो ये प्राइस के टर्म्स में भी हो सकता है। डिमांड फंक्शन ऐसा भी हो सकता है। सो डिमांड फंक्शन दोनों तरीके से हो सकता है। अब यहां पे जो डिमांड फंक्शन है, नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड इज डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो डिमांड अगर डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर, जैसे एयर के आईफोन एयर के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो क्योंकि उसका प्राइस कम कर दिया है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस को कम किया, डिमांड बढ़ गई। लेकिन अगर नॉर्मल 17 प्रो की बात की जाए, प्रो मैक्स की बात की जाए, तो भाई यहां पे प्राइस जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? डिमांड पे। तो हमको पता है कि भाई हम 1.5 लाख का मोबाइल निकालेंगे, 2 लाख का निकालेंगे, 4 लाख का निकालेंगे, आदमी अपनी किडनी बेच के, लीवर बेच के, किसी ना किसी तरीके से वो मोबाइल खरीद ही लेगा, क्योंकि उसको शो ऑफ करना है या उसको वो चीज में सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जो डिमांड फंक्शन होता है, ये दो चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। वन इज द प्राइस एंड द अदर वन इज द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो ये जो डिमांड फंक्शन हो सकता है, इट कैन बी प्राइस व्हिच इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड, और इट कैन बी वाइस वर्सा, इट कैन बी द नंबर ऑफ यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। तो अगर प्राइस कम कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड बढ़ जाएंगी। इसी को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन।
उसके बाद आता है रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है भाई? रेवेन्यू का मतलब होता है कितना पैसा कमाया। तो अब आईफोन ने अपनी फैक्ट्री लगाई, लॉन्च किया, आईफोन 17 लॉन्च किया, सब कुछ किया। उसके बाद अब ये आईफोन 17 बेचना शुरू करेगा। तो जब ये बेचना शुरू करेगा तो यहां से उसको आईफोन, एप्पल को क्या होगी? कमाई होगी, मोटा पैसा आएगा यहां से। तो ये कमाई होगी। इस कमाई वाली चीज को अगर हम एक मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो इसी को हम कहते हैं रेवेन्यू फंक्शन। दिस इज नोन एज रेवेन्यू फंक्शन। सो रेवेन्यू फंक्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू P times X, where P is the price per unit, एक यूनिट की प्राइस पर यूनिट, into the number of units sold। तो एक मोबाइल की कॉस्ट, दैट इज योर प्राइस पर यूनिट, इनटू कितने मोबाइल बेच दिए, तो उससे जो टोटल पैसा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 17 प्रो का जो इन्होंने प्राइस रखा है 256 GB का, वो 1,35,000 रखा है। तो 1,35,000 इज द प्राइस P एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब यहां पे अगर 100 मोबाइल बिक गए 1,35,000 पे, तो जो इनको टोटल पैसा मिला दैट इज देयर रेवेन्यू फंक्शन, राइट? सो दैट इज देयर रेवेन्यू फंक्शन। सो रेवेन्यू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का प्राइस, इनटू द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कंपनी जितना पैसा कमा रही है एक्स यूनिट्स को बेच के, दैट इज नोन एज योर रेवेन्यू फंक्शन। कंपनी जितना पैसा लगा रही है एक्स यूनिट्स को प्रोड्यूस करके, दैट इज नोन एज योर कॉस्ट फंक्शन। सो दिस इज रेवेन्यू फंक्शन। इससे पहले हमने बात की थी कॉस्ट फंक्शन के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगेन मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी? प्रॉफिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट फंक्शन? प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है जब हम पैसा ज्यादा कमा लें और जो खर्च करें वो कम हो। सो प्रॉफिट फंक्शन इज बेसिकली इक्वल टू द रेवेन्यू फंक्शन माइनस द कॉस्ट फंक्शन। तो अगर हम रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर दें तो जो पैसा हमको मिलेगा, जो फंक्शन उस चीज को डिफाइन कर रहा होगा, दैट इज नोन एज अ प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होता है कि अगर हमने 100 रुपए की चीज बनाई और 200 रुपए की बेच दी तो 100 रुपए का हमको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हमेशा तभी होता है व्हेन रेवेन्यू फंक्शन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट फंक्शन। तो अगर रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा, और अगर रेवेन्यू कम है कॉस्ट से, पैसा लगा ज्यादा दिया मिला हमको कम, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, दैट इज लॉस। तो प्रॉफिट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस द कॉस्ट फंक्शन। जैसे बचपन में हमने सीखा था ना कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वही रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट फंक्शन। इसके बाद आता है ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है हम कितने नंबर ऑफ सेट्स बेच दें, हम कितने नंबर ऑफ आईफोन 17 प्रो बेच दे या 17 बेच दे, सो दैट जितनी कॉस्ट हमारी लगी है, जो हमारी लागत है, वो हमारे पूरी हो जाए, वो निकल जाए। सो बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है व्हेन योर कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू योर रेवेन्यू फंक्शन, देन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। सो एट ब्रेक इवन पॉइंट जितनी कॉस्ट लगी है दैट विल बी इक्वल टू द जितना रेवेन्यू हमने गेन किया। सो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमेशा याद रखिएगा कि जितनी लागत लगाई, जितना पैसा लगाया, उतना पैसा अगर हमको रेवेन्यू से वापस मिल गया, दैट इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। सो वी कैन से एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट फंक्शन विल बी इक्वल टू रेवेन्यू फंक्शन, और वी कैन ऑल्सो से दिस लाइक दैट द प्रॉफिट फंक्शन विल बी इक्वल टू 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि RX CX अगर बराबर हो जाएगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 हो जाएंगे, तो प्रॉफिट फंक्शन 0 हो जाएगा एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हो गया वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ मोबाइल एप्पल बेच दे, ताकि जितना पैसा उन्होंने लगाया है प्रोडक्शन में, इंफ्रा में, XYZ सब में, उतना पैसा उनको वापस मिल जाए। प्रॉफिट नहीं हो रहा है लेकिन जितना पैसा लगाया उतना वापस मिल गया, दैट इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगेन मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव अहेड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से आपस में रिलेटेड है। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है फॉर अ न्यू प्रोडक्ट अ मैन्युफैक्चरर स्पेंड्स ₹1 लाख ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 लाख रुपए लगा दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज है जिसपे एक बार पैसा लगाया जाता है, बार बार नहीं लगाया जाता। सो वी कैन से दिस 1 लाख इज व्हाट? दिस 1 लाख इज एक्चुअली द फिक्स्ड कॉस्ट।
and the variable cost is estimated at rupees 150 per unit of the units produced. तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 150 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस, मतलब अगर हम एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमको वेरिएबल कॉस्ट लग रही है पर यूनिट, दैट इज 150 रुपीज। तो यहां से अगर हम सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन को निकालें तो कॉस्ट फंक्शन किसके बराबर होता है? सो कॉस्ट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट है यहां से 1 लाख रुपए प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 150 रुपए पर यूनिट प्रोड्यूस। तो अगर हम यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को x मान लें तो वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? वेरिएबल कॉस्ट इज 150x। सो फ्रॉम हियर वी कैन से द कॉस्ट फंक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू 1 लाख प्लस 150x। दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है the sale price per unit was fixed at rupees 200। 200 रुपए का एक यूनिट हम बेच रहे हैं, दैट मीन्स P की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 200। तो रुपीज 200 इज द वैल्यू ऑफ वन प्रोडक्ट, एक आइटम की जो बेचने पे हमको जो पैसा मिल रहा है दैट इज रुपीज 200। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, हमने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। सो रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है? सो रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नाउ वी हैव ऑलरेडी सपोज दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज x, प्राइस पर यूनिट इज 200। तो अगर 200 रुपए एक आइटम पे मिल रहा है तो अगर हम x आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? हमको टोटल रेवेन्यू मिलेगा 200x। तो जो रेवेन्यू यहां से मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू 200x। देन थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? थर्ड पार्ट में पूछ रहा है प्रॉफिट फंक्शन किसके बराबर होगा? सो प्रॉफिट फंक्शन हमको पता है किसके बराबर होता है? रेवेन्यू फंक्शन माइनस द कॉस्ट फंक्शन। सो दैट इज 1 लाख प्लस 150x। तो माइनस करेंगे तो यहां पे ये माइनस आ गया, यहां पे आ गया माइनस 150x। 200 में से 150 गया, सो दिस इज 50x माइनस 1 लाख। तो 50x माइनस 1 लाख इज एक्चुअली योर profit function. So this is your profit function. Now what they are asking is find the break even point. Now what is the break even point? Break even point मतलब जब profit function 0 हो जाएगा या हम बोले cost function किसके बराबर आ जाए? revenue function के बराबर आ जाए। So break even point के लिए Cx will be equal to the Rx। Cx किसके बराबर है? So ये बराबर है 1 लाख प्लस 150x इज इक्वल्स टू 200x। 150 को उधर भेजेंगे 50x हो जाएगा यहां से, ठीक है। सो यहां से आ गया 50x इज इक्वल्स टू 1 लाख। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 50। सो 0 से 0 गया, 5 से कैंसिल किया, सो 5 2s are 10, 0 0 0 2000। सो दैट मीन्स एट x is equals to 2000 we will reach the break even point. So by producing 2000 units of such an item we will be at a break even point wherein there will be no profit no loss। जितनी कॉस्ट लगाए उतनी वापस आ गई। तो as per the question this is the final solution। I hope this is clear to each and every one of you। Kindly make a note of this and let's move ahead to the next set of question। So let's move ahead to the next question। Next question क्या कह रहा है? Next question कह रहा है a company produced a product with rupees 18,000 as fixed cost। तो ये 18,000 दिया है as fixed cost। The variable cost is estimated to be 30% of the total revenue when it is sold at a rate of rupees 20 per unit। अब यहां पे क्या कह रहा है? रेवेन्यू 20 पर यूनिट पे जब सामान बेचा जा रहा है दैट मीन्स ये 20 पर यूनिट इज द प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। कह रहा है फाइंड द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं रेवेन्यू फंक्शन। सो रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है? प्राइस पर यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर हम यहां पे मान ले नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल्स टू x, तो यहां से जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 20x, राइट। अब निकालते हैं कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन किसके बराबर होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट इज 18,000। सो दिस इज 18,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए एक चीज दी है दैट द वेरिएबल कॉस्ट इज 30% ऑफ द
टोटल कॉस्ट। तो 20 रुपीज का 30% इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो 20 रुपीज का अगर हम 30% निकाले तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹6। सो ₹6 इज द वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो पर यूनिट आइटम पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर 6 रुपए पर यूनिट पे है, सो वी कैन से दैट दिस वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट 6x। सो देयरफॉर वी गॉट दिस कॉस्ट फंक्शन एज 18,000 प्लस 6x। तो रेवेन्यू फंक्शन निकाल लिया, कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया, कह रहा है प्रॉफिट फंक्शन निकालिए। तो प्रॉफिट फंक्शन किसके बराबर होता है, RX माइनस CX। सो दैट इज 20x माइनस 18,000 minus 6x. So this is equals to 14x minus 18,000. This is your प्रॉफिट फंक्शन विच इज इक्वल्स टू px। अब अगर आप इसे यहां पे कहे कि बताओ डिमांड ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, तो इसको इक्वल कर दीजिए 0 से। सो x की वैल्यू आ जाएगी 18,000 बटे 14 डिवाइडेड बाय 14। यू विल गेट द ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a manufacturing company finds that the daily cost of producing X items of a product is given by this. So this is the cost function given in the question. कह रहा है if each item is sold for rupees 350, each item is sold for rupees 350, that means that is the price per unit. कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड डेली टू एंश्योर नो लॉस। एंश्योर नो लॉस का मतलब क्या है कि लॉस ना हो, लॉस ना हो मतलब प्रॉफिट भी ना हो, प्रॉफिट ना हो लॉस ना हो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमको कॉस्ट फंक्शन दिया है, सबसे पहले हमको रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। सो रेवेन्यू फंक्शन, एक आइटम को प्रोड्यूस करने में वी आर स्पेंडिंग 350 रुपीज। सो एक्स आइटम्स को प्रोड्यूस करने में वी विल बी गेटिंग 350x as the revenue function. Now in order to get no loss, that means in order to get the break even point, we can say that 210x plus 7,000 should be equal to 350x. सो ब्रेक इवन पॉइंट तब मिलता है जब प्रॉफिट जीरो हो या कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन के बराबर हो। तो हमने इक्वेट कर दिया, 210 को उधर ले जाइए। सो ये हो जाएगा 140x। सो 140x इज इक्वल्स टू 7,000। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट x विल बी इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 14। सो इसको हमने काटा 700 टाइम्स, 72 टाइम्स एंड देन 50 टाइम्स। सो द वैल्यू ऑफ x is 50. So that means by producing 50 units and by selling 50 units, we will be at a no loss, no profit stage. That means we will be at a break even point. Second part में क्या कह रहा है, if the selling price is increased by ₹35 पर प्राइस, तो अगर हम सेलिंग प्राइस 35 रुपए और बढ़ा दें, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर हम 35 रुपए और बढ़ा दें तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा। तो पहले हमारा रेवेन्यू फंक्शन था 350, 350 में 35 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 385, 385 इंटू एक्स। कह रहा है नाउ व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट। अगेन अब 385x को हम रेवेन्यू फंक्शन को कॉस्ट फंक्शन से इक्वेट कर देंगे। सो दिस विल बी 385x minus 210x and this will be equal to 7,000. So अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 175x is equals to 7,000. तो अगर हम 7,000 को 175 से डिवाइड कर दें, 7,000 डिवाइडेड बाय 175 तो कितना आ जाएगा 40 आ गया आंसर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 40। दैट मीन्स अब हमको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा किस पे, जब हम 40 यूनिट्स बेचेंगे 385 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट से। आई होप दिस इज clear to each and every one of you. Kindly make a note of this and let's move on to the next question. ओके, अभी आवाज आ रही होगी।
यस, आई एम ऑडिबल नाउ. सो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शंस. नाउ व्हाट आर एवरेज एंड मार्जिनल फंक्शंस? सो एवरेज और मार्जिनल फंक्शन को समझने के लिए बस एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे. एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना है तो क्या करो, उसको डिवाइड कर दो बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड विच इज जनरली टेकन एज एक्स. राइट तो अगर हमको निकालना है एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करोगे, जो भी कॉस्ट फंक्शन होगा उसको एक्स से डिवाइड कर दोगे. अगर हमको निकालना होगा एवरेज रेवेन्यू, तो जो भी रेवेन्यू फंक्शन होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, एक्स से, नंबर ऑफ यूनिट से. अब एक्चुअली में रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है, सो दिस इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट्स इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स. और इसको अगर हम एक्स से डिवाइड कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा, दैट इज प्राइस पर यूनिट. सो एवरेज रेवेन्यू अगर हम बोले, सो हम ये भी बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू को एज प्राइस पर यूनिट. सिमिलरली अगर हमसे कहते जाए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है अगर हम प्रॉफिट फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो वी विल गेट एवरेज प्रॉफिट. तो जब भी आपके सामने कोई भी एवरेज वर्ड आ जाए, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू, दैट मींस यू हैव टू डिवाइड द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर देना है. ठीक है. उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मार्जिनल फंक्शंस के बारे में, सो आई होप आपको एवरेज फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा. एवरेज का मतलब होता है जो भी फंक्शन दिया उसको एक्स से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एवरेज. मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है जो भी फंक्शन आपको दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, एमसी निकालने के लिए अगर आपसे कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ द कॉस्ट फंक्शन. अगर आपसे कह रहा है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, सो अगर एमआर निकालने के लिए कह रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करना है, यू नीड टू डिफरेंशिएट द रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू विल गेट द मार्जिनल रेवेन्यू. अगर आपसे कह रहा है मार्जिनल प्रॉफिट निकालने के लिए यानी एमपी निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू डिफरेंशिएट द प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो कहीं पे भी एवरेज मिल जाए उसको एक्स से डिवाइड कर दो, कहीं पे भी मार्जिनल मिल जाए उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बस यही कॉन्सेप्ट है मार्जिनल का एंड एवरेज का. और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इसके आगे कुछ भी नहीं बचा, ये चैप्टर हो गया खत्म, फिनिश, समाप्त. 2 घोड़ी का चैप्टर है, पूरे नंबर आएंगे आपके यहां से. बस इसको अब इसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट. प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं किस तरीके की चीजें हैं, क्या है. तो यहां पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन बाय दिस. कह रहा है फाइंड द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 4. अच्छा चलिए, सबसे पहले में क्या कह रहा है फाइंड द एवरेज कॉस्ट. तो एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए जो भी कॉस्ट फंक्शन है हम उसको x से डिवाइड कर देंगे. तो अगर इस कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 5 अपॉन एक्स. तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट. 2 कौड़ी का क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन को एक्स से डिवाइड कर दिया, एवरेज कॉस्ट आ गया. सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे. सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन. तो कॉस्ट फंक्शन को अगर हम यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 1. अब कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल्स टू 4. तो मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल्स टू 4 का मतलब हो गया हमको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है जब x की वैल्यू 4 के बराबर है. अब यहाँ पे x की जगह 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू ₹17. सो इसका मतलब क्या हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल्स टू 4 इज ₹17. अब एक चीज समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल. तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे हमसे कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 4. सो मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 का मतलब है अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो हमको लगेगी पांचवें आइटम को प्रोड्यूस करने में, दैट इज गिवन बाय द मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल्स टू 4. क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल्स टू 4 का मतलब हुआ जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट लगेगी पांचवें आइटम को बनाने में, दैट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू will be equal to the marginal cost at x is equals to 4.
तो अगर मार्जिनल कॉस्ट दिया है एट एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लगेगी पांचवें आइटम को प्रोड्यूस करने में, दैट इज नोन एज एमसी एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। अगर यही आपको दिया होता फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब होता पांचवें आइटम को बेचने में जो अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू हमको मिलेगा दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो जहां पे भी मार्जिनल आ जाए समझ जाना कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में या बेचने में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगी, जो अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू क्रिएट होगा दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक एक्स्ट्रा आइटम को प्रोड्यूस करने में जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लगेगी, एक एक्स्ट्रा आइटम को बेचने में जो अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू हमको मिलेगा दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आपसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ही आती है, मतलब अगर मैं पांचवा आइटम प्रोड्यूस करूंगा यहां पे इस कॉस्ट फंक्शन के हिसाब से, तो पांचवें आइटम को प्रोड्यूस करने में जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आएगी वो 17 रुपए आएगी। एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी आएगी वो हम निकाल सकते हैं, कैसे? C ऑफ 5 माइनस C ऑफ 4 करके, मतलब कॉस्ट 5 आइटम को प्रोड्यूस करने में जो आ रही है माइनस कॉस्ट 4 आइटम को जो प्रोड्यूस करने में आ रही है। अगर इन दोनों को माइनस कर दें तो हमको एग्जैक्ट कॉस्ट मिल जाएगी कि पांचवें आइटम को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा था मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब यही हुआ। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move on to the next question. क्या कह रहा है next question? The total cost function is given as this. कह रहा है prove that the marginal cost falls continuously as the output increases. जैसे जैसे output बढ़ता जाएगा वैसे वैसे marginal cost कम होती जाएगी। सॉरी, जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट कम होती जाएगी वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से MC, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होता है? सो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है MC विल बी इक्वल टू D बाई डी एक्स ऑफ C। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा D बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन x प्लस 5 प्लस 7। तो इस पूरे का हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल लगाना ही पड़ेगा। सो यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया, x प्लस 5 को रोका, 2x स्क्वायर प्लस 14x का डेरिवेटिव निकाला, तो ये आ गया 4x प्लस 14 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x को रोका, x प्लस 5 का डेरिवेटिव निकाला, तो x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 के बराबर आता है। 7 कांस्टेंट है, 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा क्या, सो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20x प्लस 70 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x टोटल अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल लगाया, 14x से 14x कैंसिल हो गया, फिर बचा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ गई 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, फिर प्लस 70 प्लस 20x, सो प्लस 70 प्लस 20x टोटल अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ से अगर हम टोटल ऊपर में से 2 कॉमन है, 2 को निकाल लें बाहर, तो अगर हम 2 को बाहर निकाल लें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट 2 को बाहर किया, वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 30 प्लस 10x प्लस 35 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कॉन्टिन्यूअसली एज द आउटपुट इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे x बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट कम होता जाएगा। मतलब बेसिकली हमको ये आ जाए हमारे पास अगर दैट MC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमको दिया है क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे कि ऊपर भी x का टर्म आ रहा है, नीचे भी x का टर्म आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या लगाएंगे, ऊपर जो दिया है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो दिस कैन बी रिटन एज MC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, और ऊपर देखिए इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 35 को लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 10 प्लस 10x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये जो टोटल 35 दिया था इस 35 को ब्रेक किया एज 25 प्लस 10। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10x। तो ये जो तीन टर्म्स हैं x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ये एक्चुअली में किसके बराबर आ जाएंगे, ये एक्चुअली में आ जाएंगे x प्लस 5 के होल स्क्वायर के बराबर। इसको मैं यहाँ ऊपर रख के दिखा रहा हूँ, ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ। सो यहाँ से आ गया MC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर में उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। फायदा क्या होगा इससे, अब इसके अगर डिनोमिनेटर को हम अलग अलग करेंगे सो व्हाट वील हैव इज 2 टाइम्स x प्लस 5 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर विल बी 1 प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इससे हमको जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया। क्या प्रूफ करना था, दैट MC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहां से क्या आ गया, MC इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 1 प्लस 10 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे ये वैल्यू छोटी होती जाएगी पूरी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो भी डिक्रीज करती जाएगी। तो बस इतना प्रूफ करने के बाद यू हैव टू राइट द लास्ट स्टेप दैट देयरफॉर as the output increases the marginal cost falls continuously। बस यही आपको आखिरी स्टेटमेंट लिखनी है एंड यू आर डन, यू विल गेट द फुल मार्क्स। यहीं तक करना है इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। सो रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन, कह रहा है फाइंड द एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा 12 प्लस 2x प्लस 6 अपॉन x, दिस इज द एवरेज रेवेन्यू। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब d बाई dx ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू MR। सो MR विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 4x, दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल्स टू 50। तो मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल्स टू 50 का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 50 का मतलब हो गया x की जगह 50 रख दो, 50 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा 200, 200 प्लस 12 212, तो दिस इज 212। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग 51st आइटम। तो ये जो MR x इज इक्वल्स टू 50 आया, ये क्या बता रहा है, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय सेलिंग 51st आइटम। कह रहा है अब बताओ एक्चुअल रेवेन्यू क्या आएगा 51st आइटम को बेच के। तो जो एक्चुअल रेवेन्यू आएगा 51st आइटम को बेच के, दैट विल बी इक्वल टू रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 51 माइनस द रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 50। तो एक बार रेवेन्यू फंक्शन में x की जगह 51 रखिए और एक बार रेवेन्यू फंक्शन में x की जगह 50 रखिए और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 214। So this 214 is the actual revenue that we will get after selling the 51st item। तो 51वें आइटम को बेचने पे जो एक्चुअल रेवेन्यू मिल रहा है वो 214 रुपए है और जो MR आ रहा था x इज इक्वल टू 50 में वो 212 था। तो देखिए बहुत ही आसपास है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही है। सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो
51st आइटम को बेचने के बाद मिलेगी, दैट इज 212. द एक्चुअल वैल्यू दैट वी विल रिसीव इज 214. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये एक चैप्टर 2 कौड़ी का है, आराम से सॉल्व हो जाएगा. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस और फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरर इज px इज इक्वल्स टू ax प्लस b. तो ये है डिमांड फंक्शन विच इज प्राइस इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. कह रहा है ही नो दैट he can sell 1250 units when the price is ₹5 per unit. तो अगर हम इस पर्टिकुलर डिमांड फंक्शन में x की जगह रख दें 1250 यूनिट तो प्राइस कितनी आ जाएगी? ₹5 पर यूनिट. तो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से 5 इज इक्वल्स टू 1250A प्लस b. ये आ गई हमारी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एज पर द फर्स्ट गिवन कंडीशन. फिर कह रहा है व्हेन द प्राइस इज रुपीज and he can sell 1500 unit at a price of ₹4. तो 1500 units at a price of ₹4 का मतलब है कि हम प्राइस की जगह 4 रख दें, x की जगह अगर हम 1500 रख दें तो ये आ गया हमारा दूसरा डिमांड फंक्शन. हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस, ऑल्सो फाइंड द प्राइस पर यूनिट व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0. तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले यहाँ पे हमको कह रहा है सबसे पहले निकालने के लिए रेवेन्यू फंक्शन. नाउ रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है? सो रेवेन्यू फंक्शन बराबर होता है प्राइस पर यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, दैट इज p इंटू x. अब प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए हमको यहां पे a और b की वैल्यू को निकालना पड़ेगा. अब a और b की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? सो a और b की वैल्यू को निकालने के लिए हमको इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं और यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/250 एंड b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10 के बराबर. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए, आपको पता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी. वही हो गया a और b की वैल्यू. अब जैसे ही हमको a और b की वैल्यू मिली है हम यहां से प्राइस फंक्शन निकाल लेंगे. कैसे? हमारा प्राइस फंक्शन इस बराबर था तो अब इसमें हम a की जगह रख देंगे -1/250 और b की जगह रख देंगे 10. तो हमारा प्राइस फंक्शन यहां से क्या आ जाएगा? सो द प्राइस फंक्शन इज इक्वल्स टू -x/250 प्लस b की वैल्यू किसके बराबर है? 10. सो ये आ गया हमारा क्या? ये आ गया हमारा प्राइस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड व्हिच इज x. अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू. तो सबसे पहले हमको रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा. तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फंक्शन होता है प्राइस पर यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स. तो प्राइस पर यूनिट इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट -x² प्लस 10x. तो ये आ गया हमारा क्या? ये आ गया हमारा पहली चीज विच इज आर रेवेन्यू फंक्शन. तो ये हमने रेवेन्यू फंक्शन निकाला. फिर कह रहा है फाइंड द टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू. अब ये रेवेन्यू फंक्शन निकाल लिया. अब हमको यहां से अगर एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो एवरेज रेवेन्यू एक्चुअली में किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट. तो एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाएगा -x/250 प्लस 10. या फिर हम क्या कर सकते थे? रेवेन्यू फंक्शन को x से डिवाइड करते तब भी आ जाता है एवरेज रेवेन्यू. इसके बाद कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लो. तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हमको रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि मार्जिनल का मतलब है d/dx. अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा -2x/250. सो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा -2x/250 प्लस 10x का डेरिवेटिव आ जाएगा 10. तो ये आ गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू. इसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड प्राइस पर यूनिट व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज 0. तो जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है तो प्राइस पर यूनिट क्या आ रही है? तो यहां पे अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को 0 के बराबर रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्राइस पर यूनिट. तो यहां पे अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू को 0 रख देते हैं, इसको 0 से इक्वेट कर दें तो आ गया -2x या -2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -x/125 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0.
इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा x अपॉन 125 इज इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1250 रुपए। सो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो कब होगा? मार्जिनल रेवेन्यू जीरो तब होगा जब हमारी x की वैल्यू होगी 1250 के बराबर। ठीक है, जब x की वैल्यू कितनी होगी? 1250 के बराबर। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो तब होगा जब हम 1250 यूनिट्स बेच देंगे। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द प्राइस पर यूनिट व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। तो प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला, हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, हमको x की वैल्यू मिल गई कितनी? 1250। अब हम x की वैल्यू यहां पे 1250 रख दे, हमको प्राइस पर यूनिट पता चल जाएगा व्हेन MR इज जीरो। तो अब ये जो x की वैल्यू 1250 आई है, इसको हम प्राइस पर यूनिट में रख देते हैं। तो अगर x की जगह हम 1250 रख दें तो प्राइस पर यूनिट कितना आ जाएगा? से आ जाएगा -1250 अपॉन 250 प्लस 10। तो 0 से 0 गया, 25, 5 टाइम्स इज 125, सो -5, 10 - 5 इज 5। तो px कितना आ गया? प्राइस पर यूनिट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो इज एक्चुअली इक्वल टू 5। तो ये किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर। तो इस तरीके से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी ताकि आपका प्राइस फंक्शन आ जाए। जैसे ही आपका प्राइस फंक्शन आ गया, आपने इसको x से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू फंक्शन निकाल लिया। जैसे ही रेवेन्यू फंक्शन आ गया, x से डिवाइड करके एवरेज रेवेन्यू निकाल लिया। जैसे ही एवरेज रेवेन्यू आ गया, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना था, तो फिर से हमने रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, हमको मार्जिनल रेवेन्यू मिल गया। फिर ये कह रहा था बताइए प्राइस पर यूनिट क्या होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है। हमने मार्जिनल रेवेन्यू को जीरो से इक्वेट किया, हमको x की वैल्यू मिल गई 1250। फिर 1250 की जो वैल्यू मिली, हमने प्राइस पर यूनिट में x की जगह रख दिया, हमको प्राइस पता चल गया व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस और फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है द डिमांड फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू दिस। कह रहा है फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, द MR व्हेन x इज इक्वल्स टू 20। अगेन बेकार क्वेश्चन है भाई, खुद भी कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, दो कौड़ी का क्वेश्चन है। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन किसके बराबर होता है भाई? रेवेन्यू फंक्शन बराबर होता है P इंटू एक्स। तो इसको x से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 1500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ गया 1500x माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? MR व्हेन x इज इक्वल्स टू 20। सो MR व्हेन x इज इक्वल्स टू 20 का मतलब है अब यहाँ पे x की जगह 20 रख दो, तो ये आ जाएगा 5 2 30, 300 0 आ गया, माइनस 80 माइनस 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 3 यानी 1200। सो 3000 में से 1280 माइनस कर दो, 3000 में से 1200 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1800। हाँ 1800, 1800 में से 80 और माइनस कर दो तो 1800 में से अगर 80 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1720। सो 1720 इज योर फाइनल आंसर। सो MR व्हेन x इज इक्वल टू 20 इज एक्चुअली इक्वल टू 1720। मतलब जब हम 21वां आइटम बेचेंगे तो अप्रॉक्सीमेट रेवेन्यू जो हमको मिलेगा वो 1720 रुपए का मिलेगा। दिस इज हाउ इट विल बी डन। तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। अगेन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए इसके बाद के जो ये वाले क्वेश्चंस हैं हमारे, ये क्वेश्चंस बेस्ड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। तो एओडी मैंने आपको पढ़ाया था, एओडी में मैंने मैक्सिमा और मिनिमा की बात की थी, और जब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे मैक्सिमा और मिनिमा के तो उसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात की थी कि अगर हमको किसी भी फंक्शन को दिखाना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखते हैं, हमको टर्निंग पॉइंट मिलते हैं, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, उन टर्निंग पॉइंट्स को रखते हैं, अगर नेगेटिव मिल रहा है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव मिल रहा है तो मिनिमा। वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अब लगेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम कंसिस्ट ऑफ ₹6000 एज ओवरहेड्स, मटेरियल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट एंड लेबर कॉस्ट ₹x स्क्वायर बाय 60। तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट फंक्शन निकाल लें एज पर द गिवन क्वेश्चन तो 6000 रुपए तो लग रहा है एज ओवरऑल कॉस्ट ओवरहेड्स, तो 6000 हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस
मटेरियल कॉस्ट लग रहा है 5 रुपीज पर यूनिट, तो अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स x मान रहे हैं प्रोड्यूस हो रहा है तो मटेरियल कॉस्ट है 5x, एंड द लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 60। ठीक है भाई, कह रहा है फॉर x यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कह रहा है फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड सो दैट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो इस क्वेश्चन को आप एओडी की क्वेश्चन की तरह अगर देखिए, कह रहा है हाउ मच यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस सो दैट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो एओडी वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले निकालते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। हमको यहाँ पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है, कह रहा है एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, मतलब एवरेज कॉस्ट ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 6000 अपॉन x प्लस 5 प्लस x अपॉन 60। तो ये आ गया हमारा क्या, एवरेज कॉस्ट। अब जैसे ही ये हमारा एवरेज कॉस्ट आया, अब हमसे कह रहा है कितनी यूनिट्स हमको बनानी है सो दैट एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम आ जाए। तो अब यहाँ पे लग जाएगा क्या, एओडी का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ही वेरिएबल में है। अब क्या करेंगे, इसको ठोक देंगे और 0 के बराबर रख देंगे। तो अगर इसको ठोक दिया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट निकाला जाए यहाँ से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -6000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/60। तो ये आ गया हमारा d बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ठोका, ठोकने के बाद क्या करना है, वी हैव टू इक्वेट दिस विद 0, इसको 0 से इक्वेट किया। तो हमको यहां से मिल गया 6000 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। सो एक्स स्क्वायर आ गया 36, 1 2 3 4। ठीक है, सो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 600 के बराबर। भाई 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और 4 0 है तो 2 0 यहां पे लग जाएंगे स्क्वायर रूट में, राइट। तो x की वैल्यू आ गई 600। अब हमसे यहां पे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड सो दैट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। हमको मिनिमाइज करना है किसको, एवरेज कॉस्ट को। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी एवरेज कॉस्ट है इसको दोबारा से ठोक देंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें, यानी डी AC स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा डी AC स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव अगर इसको कर दें, दोबारा ठोक दें, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सो ये हो जाएगा x की पावर -2 आगे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 6000 अपॉन, सो ये हो जाएगा 12000 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1/60 का डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप x की जगह अगर 600 रखते हो तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो दिस इज ग्रेटर दैन 0। व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0 दैट मीन्स दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम यहाँ पे इसके आगे क्या रख देंगे, सिंस दिस इज ग्रेटर दैन 0 दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आपसे क्या कह रहा था, कह रहा था x की वैल्यू बताओ कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें सो दैट दी एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, एवरेज कॉस्ट को जब दोबारा ठोका, पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमा की कंडीशन बन गई। तो ये क्वेश्चंस जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं ये एओडी पे बेस्ड हैं, और एओडी वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से होंगे। तो अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स वाले एओडी वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ये सेम वैसे ही होते चले जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगेन काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस, और फिर इसके आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसे करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। अब ये जो डिमांड फंक्शन दिया है, ये दिया है x इन टर्म्स ऑफ p। सो कह रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ x विल देयर बी मैक्सिमम रेवेन्यू। हमको मैक्सिमाइज किसको करना है, रेवेन्यू को। और कह रहा है बताइए मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होगा, तो रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। रेवेन्यू निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए हमको प्राइस पर यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो हमको फंक्शन दिया है वो x दिया है इन टर्म्स ऑफ p, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा p इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर हम p इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 5p। तो इस 5p को इधर ले आते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 70 माइनस x। तो p की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन 5 माइनस x बाय 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 अपॉन 5 14 माइनस x बाय 5। तो ये आ गया हमारा प्राइस पर यूनिट। तो सबसे पहले हमने प्राइस पर यूनिट निकाल लिया। अब कह रहा है रेवेन्यू फंक्शन निकालो। सो रेवेन्यू फंक्शन निकालना बहुत इजी हो गया। इसको हम क्या करें, x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 14x
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5. सो दिस इज आर रेवेन्यू फंक्शन. अब जैसे ही हमको रेवेन्यू फंक्शन मिला, हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेवेन्यू. तो रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है. अगेन मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, इस रेवेन्यू फंक्शन को ठोकेंगे. तो डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन निकाला तो ये आ गया 14 माइनस 2x अपॉन 5. ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर. तो जब इसको इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 2x बाई 5. तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स. तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 35. अब जैसे ही हमको x की वैल्यू 35 पता चली, हम क्या करेंगे, दोबारा इसको ठोक देंगे ताकि हमको यहाँ से पता चल जाए कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है. तो दोबारा अगर इसको ठोकेंगे, सो डी स्क्वायर आर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, दोबारा से इसको ठोका तो ये क्या हो जाएगा, 14 का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2 बाई 5. -2 बाय 5. -2 बाय 5 मतलब लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. मतलब यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है. क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम रेवेन्यू. तो मैक्सिमम रेवेन्यू कब मिलेगा, मैक्सिमम रेवेन्यू तब मिलेगा जब x की वैल्यू 35 है. तो रेवेन्यू फंक्शन में हम x की जगह 35 रख देते हैं. सो रेवेन्यू फंक्शन में जब x की जगह 35 रखेंगे तो हमको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा. तो 35 रख देते हैं यहाँ पे. सो ये हो जाएगा 35 इंटू 14, 35 इंटू 14 विच इज इक्वल्स टू 490 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 5. तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4 3 1225 बाय 5 माइनस 1225 अपॉन 5. तो अगर हम यहाँ से 1225 को 1225 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ गया 245 और इसको माइनस कर दें 490 में से तो ये आ जाएगा 245. सो दिस विल बी इक्वल टू 245 रुपीज़. सो दैट मीन्स मैक्सिमम रेवेन्यू हमको कब मिलेगा, सो मैक्सिमम रेवेन्यू हमको मिलेगा जब x की वैल्यू 35 होगी. और ये मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होगा, ये मैक्सिमम रेवेन्यू होगा 245 रुपीज़ के बराबर. सो इस तरीके से हमको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएं जिसमें ये कह रहा है कि रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो बस हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा देना है. जिस भी फंक्शन को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, मतलब उस फंक्शन को लिख लीजिए. फिर उसके बाद उसको ठोकिए, 0 से इक्वेट कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, दोबारा ठोकिए, x की वैल्यू डाल दीजिए. नेगेटिव है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो मिनिमम. बस खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, समाप्त, दी एंड, ओवर. इसके बाद इस चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं है. बस इसके बाद अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, खल्लास तमाम. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. आपको मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा. इसको छोड़ के अब इसमें कुछ भी नहीं बचा. अब सेक्शन सी का मात्र एक चैप्टर बचा है, वो भी हम जल्दी से खत्म कर लेंगे और हमारा सेक्शन सी भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद. अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी हम आपके साथ हैं ही. चलिए बाय.